कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। फर्स्ट होता है नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा सीएनएस एंड पीएनएस आ जाता है, पीएनएस। एंड सेकंड हमारा होता है, सेकंड इज बोलो अनवी, व्हाट इज द सेकंड वे? दैट इज एंडोक्राइन वे। दैट इज एंडोक्राइन मीन्स की हार्मोनिकल वे, हार्मोनिक वे, हार्मोन्स के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन। हाँ यस, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बुक में सबसे पहले पेज पे लिखवाई हुई है, जिनके नहीं लिखी हुई वो दोबारा लिख लो। द वर्किंग टुगेदर ऑफ, आर यू राइटिंग बेटा? हाँ, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस various organs of living organism in a systematic, controlled and efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination, to produce proper response to stimuli, is known as coordination. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या ह्यूमन बीइंग्स में हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो कैसे वर्क करता है? वो थ्रू द नर्वस सिस्टम वर्क करता है या फिर एंडोक्राइन के थ्रू, मींस हार्मोन्स के थ्रू करता है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे, हाँ यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है ब्रेन एंड द सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। एंड पीएनएस क्या है? द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स, यस, द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। माने कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जब बात पहुंच गई, अब उन्होंने कैसे उसको इंटरप्रेट करके बाकी बॉडी पार्ट्स तक कम्युनिकेट करना है, उसको हम कौन सा सिस्टम कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। एंड एंडोक्राइन वो है जब हर जगह पे जो लिमिटेशंस हैं नर्वस सिस्टम की या इलेक्ट्रिक इंपल्स की, तो उस केस में हमारा कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है? हमारा हार्मोन्स मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम है क्या? इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द नर्वस सिस्टम along with muscular tissue is the control center of the body, which consists of highly specialized cell called neurons. न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, किससे कंसिस्ट ऑफ है? न्यूरॉन के बॉडी स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और नर्व एंडिंग आ जाती है। और यहाँ पे वर्क कैसे होता है? जैसे ही कोई स्टिमुलाई एंटर हुआ, सबसे पहले रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में। सेंस ऑर्गन्स में जब रिसेप्टर्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर हुई, वो इंफॉर्मेशन पहले तो कैसे एंटर होगी? थ्रू द केमिकल्स माने थ्रू हॉर्मोन्स। बट जैसे ही वो डेंड्राइट से एंटर करेगी, उस केस में क्या होगा? केमिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? बोलते जाओ, जिन जिन को आता है वो बोलते जाओ। केमिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक इंपल्स में। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्राइट से होते हुए, सेल बॉडी में होते हुए, एक्सन से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगी? नर्व एंडिंग में। और उसके बाद जब साइनैप्स आएगा, गैप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल्स में। क्यों केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी? बिकॉज जो गैप आया बीच में,
उससे इलेक्ट्रिक इंपल्स ब्रेक ना हो जाए तो वो दोबारा से क्या बन जाएगी, केमिकल इजीली पास करेंगे सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, तो डेंड्राइट से होते हुए दोबारा से फिर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स वाला जो सिस्टम है वो हमारा चल पड़ेगा। तो ये था पूरा का पूरा जर्नल। हाँ, नहीं, बहुत थोड़ा बिल्कुल साथ साथ अटैच विद होते हैं, बट हल्का सा जुड़े नहीं होते, हल्का सा जो गैप होता है वो गैप दोबारा से केमिकल्स के थ्रू दोबारा फ्लो कर जाता है। मैंने इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। सपोज हमारे पास ये वायर है, राइट, ये दो वायर्स हैं, वायर्स में हल्का सा गैप आ गया तो करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, ऐसा कोई केमिकल रख दिया जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट अगर वहां पे वायर का गैप है भी है तो करंट ये केमिकल से गुड स्ट्रक्चर होने के कारण केमिकल से दोबारा क्या करेगा, फ्लो करेगा और दूसरी वायर तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक इंपल्स जहां से ब्रेक हुई, गैप में गैप आया जहां पे, वहां पे दोबारा केमिकल बनेगा और केमिकल जो है इजीली दोबारा सेकेंड डेंड्राइट तक पहुंचेगा और दोबारा से डेंड्राइट तक आते हुए दोबारा से इंपल्स जो है वो अगेन बनेगी। तो दिस इज द जर्नल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्स ट्रेवल इन द बॉडी। इस तरीके से नर्वस इंपल्स जो है वो बॉडी में ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है। बट इसकी हमने दो लिमिटेशंस देखी हैं, ये लिमिटेशंस हम अभी कर लेते हैं, ठीक है, बट इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, एक है कि वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन एक्वायर मतलब प्राप्त कहाँ से होती है, तो मैंने आपको बोला है रिसेप्टर्स से होते हुए कहाँ पे एक्वायर्ड हुई, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में, ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकेंडली, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम डेंड्राइट, यस, फ्रॉम नहीं, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, तो आएगा एक्सन, एक्सन से इलेक्ट्रिक इंपल्स होती हुई चली जाती है फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सन। आगे है where this impulse must be converted into chemical signal for onward transmission, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नर्व एंडिंग। क्लियर, तो ये था नर्वस सिस्टम किसका, कि किस तरीके से न्यूरॉन जो है हमारे अंदर जब स्टिमुलाई एंटर करता है थ्रू रिसेप्टर्स जो कि नर्वस और सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं, कैसे वो एक इंपल्स जो है नर्व इंपल्स कैसे ट्रेवल करती है। अब आप आ जाओ इसके साथ ही पेज नंबर 122, यहाँ पे जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है उसी नर्वस सिस्टम के अंडर हम वहां पे पढ़ेंगे एक रिफ्लेक्स एक्शन भी। बट दोनों सिस्टम में हमारी जो इलेक्ट्रिक इंपल्स बनती है उस इलेक्ट्रिक इंपल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, देखो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नहीं है, तो जब स्टिमुलाई किसी ऐसे ऑर्गन को इफेक्ट करता है जहां पे न्यूरॉन्स ना हो, या ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं या ग्रोथ रिलेटेड जो हमारी कोऑर्डिनेशंस है, वो फिर अलग मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंपल्स की अपनी कोई लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट इन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमारे पास सेकंड मैकेनिज्म क्या है बेटा, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द एंडोक्राइन मैकेनिज्म या फिर हॉर्मोन्स मैकेनिज्म। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन, फर्स्ट, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in the human being। तो वो कहता कि उन पार्ट्स का क्या, उन पार्ट्स की स्टिमुलाई के इफेक्ट का क्या जिन पार्ट में न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते ही नहीं है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट लिमिटेशन। एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज इलेक्ट्रिक इम्पल्स when generate in a cell and transmit जब हो जाती है तो the cell will take some time to reset the mechanism, दोबारा से अपने मैकेनिज्म को रीसेट होने में टाइम लगता है बिफोर इट कैन जनरेट
एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। सपोज आपके पास दो स्टिमुलाई एकदम से आ जाते हैं। दो स्टिमुलाईज माने आपके पास आपके पीछे अगर एक स्टिमुलाई, आप ये सोचो कि दो डेंजरस स्टिमुलाई आपके पास पहले ही आ गए। एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे हार्ट बीट तेज हो गई या आपके पैर कांपने लगे, एकदम से दूसरी हार्ट बीट दूसरी कोई आपको स्टिमुलाई आ जाती है, तो उस केस में ये जो सिम्टम्स हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जनरेट होने के, ये तो ऑलरेडी हैं। तो सेकंड का बॉडी को कैसे कोऑर्डिनेट होगा, तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। तो ये एक सेकंड लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म है। तो ये दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास सेकेंडली हमारे पास नर्वस सिस्टम का ही एक हो गया हमारा ब्रेन, कि ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंची थ्रू द न्यूरॉन्स। आगे ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और उसको कहां पे पहुंचाएगा, दोबारा बॉडी पार्ट्स को पहुंचाएगा। बट अगर ब्रेन न्यूरॉन्स तक पूरी बात पहुंचाता है तो आउटपुट, नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि वो हमने पहली क्लास में बड़ी अच्छी तरह कर लिया है एंड दिस इज अ क्विक रिवीजन क्लास फॉर 1 आवर। तो इनपुट फिर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इनपुट क्या है, स्टिमुलस का एंटर होना। एंटर होके स्टिमुलस कहाँ पे जाते हैं, बोलो बेटा, स्टिमुलस रिसेप्टर्स पे। थर्डली कहाँ पे गए, बोलो, सेंसरी न्यूरॉन्स पे। फिर जाएगा यस, फिर अगर तो वो ब्रेन पे जाता है तो वो कहता कि ब्रेन से दोबारा उसको सारे न्यूरॉन्स को कहना पड़ेगा एंड इट इज रियली रियली अ कॉम्प्लिकेटेड एंड अ लॉन्ग मतलब कंज्यूमिंग टाइम। तो उस केस में वो कहता हर बार ब्रेन काम नहीं करेगा। तो वो कहता है जैसे एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, सिमिलरली ब्रेन के नीचे हमारे पास वाइस प्रिंसिपल, एज अ वाइस प्रिंसिपल बॉडी का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन की ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए एक नया मैकेनिज्म है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। वो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, ये मैंने आपको पाथवे भी बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज spontaneous automatic mechanical response to stimulus without the will of individual or which is monitored through the spinal cord। ये डेफिनेशन हमने बुक में क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको ये डेफिनेशन पूरी की पूरी जो है रिटर्न आपको कैसे, रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड a mechanical response to stimulus without the will of individual or which is monitored through the spinal cord। ये spontaneous response है। ओके नहीं, मैकेनिकल मीन्स एकदम से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या है, जस्ट हमने एकदम से हॉट प्लेट देखी, हमारी बॉडी जस्ट टच कर रही है, जैसे ही हमने हम अपने मसल को, आर्म मसल को पीछे खींच लेते हैं। अब ऐसे के कई केसेस में क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ब्रेन तक बात पहुंचाने की बजाय किसको पहुंचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आगे किसको देती है, ये बात का जो सिग्नल है या कमांड है वो देगी मोटर न्यूरॉन को। और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कौन से न्यूरॉन्स जो है इंटरकनेक्ट करते हैं, बोलो साक्षी, दैट विल बी अ रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन ने ये ब्रेन को देने की बजाय एक इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे दी, ठीक है, जैसे कि आपकी पेज नंबर 117 में आपकी फिगर में बना हुआ है कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन मैसेज तो मिल जाएगा ब्रेन को, बट ब्रेन इसको आगे कोई कमांड नहीं करेगा। कमांड कौन करेगा, कमांड करेगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आगे देगी किसको, मोटर रिले न्यूरॉन के होते हुए मोटर न्यूरॉन को। आगे मोटर न्यूरॉन सीधा ही किन मसल्स को करेगा कमांड, जो मसल्स उस स्टिमुलस को डायरेक्टली रिस्पॉन्स में है, जैसे कि हमारी आर्म टच कर रही है
तो अब ब्रेन और रिफ्लेक्स एक्शन का फर्क देख लो बेटा। ब्रेन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो कुछ जैसे आई, दो मैंने बोले थे कि रिफ्लेक्स एक्शन में दो चीजें कंट्रोल करता है ब्रेन। वो दो चीजें कौन सी थी? एक तो आई मसल की कॉन्ट्रैक्शन थी, एक था प्यूपिल का साइज। इन दो रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के बाकी के सारे रिफ्लेक्स एक्शन किसके अंडर होते हैं? मोस्टली इन द अंडर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू कमांड डायरेक्टली किनको दी? जस्ट उन्हीं मसल्स को दी जो उस स्टिमुलस के डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, माने की आर्म्स के मसल्स। अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा, अगर हम रिफ्लेक्स पाथ की बात करें तो हमारा रिफ्लेक्स पाथ क्या बनेगा? सबसे पहले बनेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद पहले स्टिमुलाई, पहले क्या होगी? स्टिमुलाई होगी। स्टिमुलाई या स्टिमुलस एंटर किसके थ्रू होगा? रिसेप्टर के थ्रू। यहाँ पे जो आपकी बुक की एग्जांपल है उसमें हमारा रिसेप्टर क्या है बेटा? रिसेप्टर इज स्किन। आर्म की स्किन इज द रिसेप्टर। अब इस केस में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो अकेला किसने ये रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड टच किया, टेस्ट किया? स्किन ने। अब स्किन से कहां पे पहुंचेगा बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को पहुंचा। सेंसरी न्यूरॉन्स ने आगे, यहाँ पे कई केसेस में आप सीएनएस लिखते हो। सीएनएस माने या तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन, लेकिन जो हॉट ऑब्जेक्ट का कंसर्न है वो किससे है? वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड किसको पहुंचाएगा? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन किसको कमांड करेंगे? मोटर न्यूरॉन कमांड करेंगे मसल्स को। यहाँ पे मसल्स कौन से हो गए? आर्म के मसल्स। उसके बाद आउटपुट क्या होगी? एक्शन होगा। यहाँ पे एक्शन क्या होगा? मसल्स का पुल होना इज द एक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये एक रिफ्लेक्स पाथ बन जाता है। और यहां से अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन करें और कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर हैं, तो वो उसकी एग्जाम्पल क्या है? दैट एग्जाम्पल इज कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो इसका यूज क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस है, पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमने यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल्स दे दी। रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? कफिंग इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन, स्नीजिंग इज रिफ्लेक्स एक्शन, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज रिफ्लेक्स एक्शन, पुलिंग ऑफ arm muscle, leg muscle is also a example of reflex action. अब यहाँ पे एक हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज। ये हमारी बॉडी को डैमेज से बचाती है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट। कॉन्शियस थॉट क्या है? मतलब ब्रेन तक अगर कॉन्शियस थॉट को इन्वॉल्व करें तो क्या हम पहले सोचेंगे भाई हम हाथ को पीछे करें या ना करें, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमारा हाथ कितना कुछ जलेगा? हम कभी ये सोचते हैं? नहीं, हम कभी नहीं सोचते। या स्नीजिंग करते हुए हम क्या हमारी कॉन्शियस थॉट को आगे लाते हैं? नहीं, एकदम से स्नीज हो जाता है। तो ये सर्वाइवल चांसेस को भी बढ़ाती है। कैसे सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाती है? सपोज एकदम हमारी नोज में अनवांटेड पार्टिकल चला गया, राइट? अनवांटेड पार्टिकल अगर अंदर ही चला जाए तो इट मे बी इंजीरियस टू हमारे अंदर के जो बॉडी पार्ट है, कहाँ पे जाके अड़ जाएगा, विंड पाइप में या ट्रेकिया में, तो इट विल बी हार्मफुल। बट एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन बिना कॉन्शियस थॉट के, क्या रिफ्लेक्स एक्शन हुआ? जस्ट वी स्नीज। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में कफिंग, स्नीजिंग, ये हमारे सर्वाइवल चांसेस को क्या करती है? बढ़ाती है। अब रिफ्लेक्स एक्शन मॉनिटर्ड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ पे इन 1 मार्क पे ये क्वेश्चन आ सकता है, इन रिफ्लेक्स एक्शन द मैसेज इज स्ट्रेट
पास्ड टू मोटर न्यूरॉन, किसके थ्रू? सीधा ही मोटर न्यूरॉन को पहुंच जाता है, हम यहाँ पे कहेंगे थ्रू द रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए थ्रू द रिले न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन के बीच में अटैच है, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे आ जाता है रिफ्लेक्स पाथ क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? ये डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी, जिनकी नहीं लिखी हुई वो एक बार इस डेफिनेशन को लिख लो। द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स, काम इसमें नर्व इम्पल्स ही करती है, मतलब इट इज ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स ही काम करती है, हार्मोन्स नहीं करते। हमारे दो सिस्टम थे, एक था नर्वस सिस्टम एंड एक था हार्मोनिकल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे जो रिफ्लेक्स सेक्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम ओनली। तो इस केस में द पाथवे taken by the nerve impulse in a reflex section is called the reflex arc. But unlike brain में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जब ब्रेन इंटरप्रेट करके मसल्स तक पहुंचाता है, तो ये कॉन्शियस थॉट का काम है, इसमें बहुत टाइम इन्वॉल्व है और इसमें मोस्टली सारी बॉडी के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सिर्फ वही वाले न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं। मोटर न्यूरॉन डायरेक्ट कमांड किसको देते हैं? डायरेक्टली उसी मसल्स को जिन्होंने क्या करनी है, जिन्होंने आउटपुट करनी है, जिन्होंने क्या करनी है बेटा? आउटपुट करनी है। तो दिस आर्क इज कॉल्ड दिस पाथ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। I am explaining you again what is the reflex arc. The pathway taken by the nerve impulse in a reflex section is called the reflex arc. अब यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो गई? सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब ये जो मैंने पाथ बनाया था वो ही वाला पाथ है। सेंस ऑर्गन्स माने हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स, थर्ड नंबर पे क्या इन्वॉल्व है? स्पाइनल कॉर्ड। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या इन्वॉल्व है? हमारे मोटर न्यूरॉन्स। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के बाद लास्ट काम किसका आता है? इफेक्टर्स का आता है या फिर मसल्स का आता है। और उसके बाद क्या होती है? आउटपुट होती है। और ये हमने पूरा का पूरा, अगर हम इसमें अब अपनी अपनी कॉपी खोलो और यहाँ पे एक रिफ्लेक्स आर्क बनाओ, क्वेश्चन जैसे आता है, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क when bright light enters the body। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया बेटा? अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि मोस्टली जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड लेती है, मतलब वो डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड का है, वाइस प्रिंसिपल का है। बट दो या तीन चीजें जैसे कि आई मसल्स को कंट्रोल करना एंड द प्यूपिल साइज कंट्रोल करना, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे जाता है? ब्रेन को जाता है, नॉट टू द स्पाइनल कॉर्ड। वो डिसीजन ब्रेन लेता है। और हमने ये पढ़ भी लिया है कि ये ब्रेन का कौन सा पार्ट था? मिड ब्रेन था। मिड ब्रेन के दो काम हमने पढ़े थे ना बेटा, एक पढ़ा था मिड ब्रेन का हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करना, और सेकंड इसको कंट्रोल करना, किसको? आई मसल्स एंड प्यूपिल के साइज को। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क बना, make a reflex arc when the stimulus bright light enters the body। तो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स आर्क, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आता ही आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टिमुलस बनाएंगे। मेरा बेटा स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा तो राइटिंग इज वर्स, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। यहाँ पे स्टिमुलस आएगा हमारा ब्राइट लाइट, स्टिमुलस है ब्राइट लाइट एंटर कहाँ करी? रिसेप्टर्स के थ्रू। यहाँ पे रिसेप्टर्स कौन है? हमारी आईज। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स
अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के बाद आता है हमारा सीएनएस। यहाँ पे सीएनएस का कौन सा पार्ट है? यहाँ पे सीएनएस का पार्ट ब्रेन इन्वॉल्व है, बिकॉज these two reflex actions are under the control of brain। तो यहाँ से उसके बाद कहाँ पे जाएगा? इफेक्टर। और यहाँ पे अब हमारा इफेक्टर क्या है? यहाँ पे हमारा इफेक्टर है हमारे आई मसल्स है। और उसके बाद क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा क्या हुआ? प्यूपिल जो है वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। प्यूपिल क्या हो गया? श्रिंक। ब्राइट लाइट, डीजे लाइट, सनलाइट, एकदम से अगर आप तेज रोशनी में खड़े हो तो आपका एक्शन होगा प्यूपिल का श्रिंक होना। अगर आप नाइट टाइम में या डिम लाइट में खड़े हो तो आपका स्टिमुलस क्या हो जाएगा? प्यूपिल का एक्सपैंड होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स आर्क आ गई का एक नहीं, मोटर न्यूरॉन आया? हाँ नहीं, यहाँ पे मैं मोटर न्यूरॉन भूल गई हूँ बेटा। ब्रेन के बाद हमारा मोटर न्यूरॉन ही आएगा। मोटर न्यूरॉन ही इफेक्टर तक पहुंचाएगा। हेयर इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सीएनएस के बाद भी, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में रिले न्यूरॉन जरूर वर्क करता है, और रिले न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड पे होते हुए मोटर न्यूरॉन को कमांड देता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इफेक्टर्स एंड ब्रेन के इन बिटवीन आपका क्या आएगा? आपका मोटर न्यूरॉन्स आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अभी हम 1 मिनट रिवाइज भी करते हैं। आगे के सिस्टम में हम तभी चलेंगे ह्यूमन ब्रेन पे। यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड कर रहे थे, आगे जो सीएनएस पूरा वर्क कैसे है वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या किया। एक फ्लो चार्ट बना लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे इतना बताओ कि रिफ्लेक्स आर्क क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ जाए रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ विच कंपोनेंट, तो आपके क्या आ गए? सेंसरी न्यू ऑर्गन आ गए, माने रिसेप्टर। सेकंड आपका सेंसरी न्यूरॉन आ गए, फिर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ गई, फिर आपके पास मोटर न्यूरॉन भी आने ही आने हैं बेटा। मोटर न्यूरॉन आ गए, एंड द लास्टली क्या आता है? हमारा मसल्स या इफेक्टर्स आते हैं। तो ये हमारा जो है, हाँ स्पेशल, यस, तभी यहाँ पे सीएनएस लिखते हैं। और मैंने एक हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड की है हॉट ऑब्जेक्ट वाली, वो बुक में बड़ी अच्छी तरह गिवन है, जिसमें इफेक्टर्स आर्म मसल्स होते हैं और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो स्किन होती है। और वर्क कौन करता है, मतलब इंटरप्रेट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे मैंने एक आपको ब्रेन का बनवा दिया, आपकी बुक में भी बनवा दिया था। देखो बेटा, जिस क्लास को हमने एटलीस्ट 1 वीक लगाया है, उस क्लास में हम पूरी एक दिन में जब रिवीजन कर रहे हैं तो देखो आपको फिर भी कई चीजें इजी लग रही हैं। तो ये लास्ट डे एक रिवीजन का जो है ये मतलब बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट होता है कि आपको पूरा चैप्टर थॉरोली एक ही बार में क्लियर हो जाता है और अपने डाउट्स आप ले लेते हो। अब जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का स्ट्रक्चर था कि रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही अगर हम करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो मैंने क्वेश्चन भी बनवाया था, बुक में क्लियर नहीं था, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी बेटा? सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। सबसे पहले डेंड्राइट्स, तो आप पूरा बताओगे। अब आपको पूरा क्लियर है कि डेंड्राइट से एंटर होती है, रिसीव होता है और ट्रांसमिट होता है। सेकेंड इज सेल बॉडी, सेल बॉडी से होते हुए एक्सन, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग, फिर उसके बाद साइनैप्स। साइनैप्स की बड़ी बार डेफिनेशन भी आती है कि व्हाट आर साइनैप्स? स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर नर्व इम्पल्स passes from one neuron to other neuron is known as synapse, and here only the electric impulse again convert into the chemical again। तो यहाँ पे उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बुक में अच्छी तरह लिखवा दिया था, और मैंने अभी भी आपको बता दिया है कि ये हमारे एकदम से सर्वाइवल को हेल्प करते हैं, और ये सब चीजें हमने यहाँ पे जो है वो कर ली थी। अब अगर हम डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सीएनएस तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया। सीएनएस में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द इंटायर सरफेस ऑफ सीएनएस, यहाँ पे जो भी आपने अपनी कॉपी फॉर रिवीजन से खोली हुई है वहां पे दोबारा लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या? अब both the या full entire surface of the CNS is bathed by a fluid called cerebrospinal fluid, मतलब CSF। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड काम करते हैं। नेक्स्ट इज पीएनएस। पीएनएस नेचुरली इन दो चीजों की कम्युनिकेशन है। जब ये दोनों ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसी भी स्टिमुलस को जब इनके थ्रू ट्रांसमिशन होती है, नर्व इंपल्स के थ्रू किसी चीज की ट्रांसमिशन हुई, किसी स्टिमुलस की ट्रांसमिशन हुई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने जब इन चीजों को इंटरप्रेट किया तो ये कहाँ पे जानी है? ये बॉडी पार्ट्स तक पहुंचनी है और बॉडी पार्ट से पहले ये रिसीव होके बॉडी पार्ट से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से इंटरप्रेट होके दोबारा से किसको पहुंचनी है? बॉडी पार्ट्स को। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये किनके थ्रू होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या? ये नर्व्स है बेटा। ये क्या है? ये नर्व्स है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। कौन सी नर्व्स है? टू टाइप ऑफ नर्व्स, वन इज क्रेनियल नर्व्स एंड अदर इज स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है? क्रेनियल वर्ड जब भी आ जाए तो इट मीन्स कि द नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द फ्रॉम द brain and the spinal nerves arising always from the spinal cord। अब क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। दिस एंड CSF बोथ आर एब्सेंट इन बुक बट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो ये आपके आ गए हमारे पास PNS। PNS कंसिस्ट ऑफ two types of nerves, namely cranial and spinal nerves। ठीक है। अब